तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं। तो यहाँ समझना ज़रूरी है कि रासायनिक अपक्रियाएं होती क्या हैं, उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें रिएक्शंस होती क्यों हैं। तो दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे काम इस उद्देश्य को लेके हो रहे हैं कि हर चीज़ अपने आप को स्थायित्व की स्थिति में पहुंचाना चाहती है। तो प्रत्येक चींटी से लेकर हाथी तक हर चीज़ अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाहती है जहाँ पर कोई कुछ न बिगाड़ पाए। मतलब वो एक ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहती है जहाँ पर वो स्थायित्व प्राप्त कर ले। ठीक है, इसको सरल भाषा में कहें कि तो जहाँ पर उसका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ऐसी ही स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारे परमाणु भी जिद्दोजहद करते हैं। तो केमिस्ट्री में परमाणुओं को स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश में परमाणु करते क्या हैं। परमाणु या तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा अपने बाह्य कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करते हैं। अब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति से क्या मतलब है, इस स्थिति को हमारे यहाँ केमिस्ट्री में स्थायित्व की स्थिति माना गया है। मतलब अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्थायी माना जाएगा, मतलब वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो हमारे यहाँ केमिस्ट्री में यदि किसी परमाणु के बाह्य कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। स्थायी मतलब इंग्लिश में बोले तो स्टेबल। 2 हाइड्रोजन के लिए होता है। हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H होता है। हाइड्रोजन अपने बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होने पर वो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। और बाकी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। 118 में से अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इसे हीलियम बोलते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। 6 माइनस कर दीजिए, कितनी हुई, 2 1 112। 112 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने बाह्य कोश में कितने का इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, 8। अगर इसको छोड़ दें हाइड्रोजन को तो रह जाते हैं 111। तो 111 ऐसे एलिमेंट्स हुए जो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो ये स्थिति जो है केमिस्ट्री, अब ये स्थिति प्राप्त करने के लिए परमाणु करते क्या है। एक परमाणु जो होता है दूसरे परमाणु को या तो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन्स का साझा करता है। ये इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जो प्रक्रिया है उसी को हमारे यहाँ बोला जाता है रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया में जो परमाणु होते हैं उनमें पुराने बंध टूटते हैं
और नए बंध बनाने के लिए परमाणु अन्य परमाणु से क्या करता है, वो अक्रिया करता है। तो इन्हीं को हमारे यहाँ इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि अक्रियाएं क्या होती हैं। अब जैसे एक ग्लास हम जल लें, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, तो ये नमक इसमें विलय हो जाएगा। तो ये अक्रिया नहीं है। जल नमक का जल में घोलना, इसको हम अक्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नमक जल से क्रिया नहीं करेगा। जल के अणु नहीं टूटेंगे, ना NaCl के बीच का अणु टूटेगा, वो केवल उसमें विलीन हो जाएगा। तो इसको हम अक्रिया नहीं बोल सकते। अक्रिया वो बोलते हैं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक नया तीसरा पदार्थ बनाता है। ठीक, जैसे हम जल लें, जल में चूना डालें, तो यहाँ पर चूना डालने के बाद इसमें जो पदार्थ बनेगा वो बनेगा बुझा चूना। तो यहाँ पर जल के बीच के बंध टूटे हैं, चूने के बीच के बंध टूटे हैं, उन्होंने मिलकर के बुझा चूना बनाया है। तो ये अक्रिया है। क्योंकि इसमें चूना ने जल से क्रिया करी और बनाया बुझा चूना। तो ये अक्रिया, ये मिश्रण है। अब मिश्रण इसलिए है क्योंकि अगर ये क्रिया, मतलब क्रियाएं वो होती हैं जिसमें जब कोई पदार्थ तीसरा पदार्थ बन जाता है, जिसे आप उत्पाद बोलते हो। जैसे मैं पीछे पढ़ा चुका, ये उत्पाद है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। कौन, चूना और जल अभिकारक कहलाएंगे। ये क्या है, हमारा उत्पाद है। तो उत्पाद से वापस हम पुनः अभिकारकों को प्राप्त नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। इसमें अगर हम इसको जल गर्म करते हैं तो हमारा जल एवोपरेट हो जाएगा, उसको ठंडा कर लेंगे, वापस हमको जल मिल जाएगा, नमक हमारा जैसे का तैसा रह जाएगा। दैट मीन्स कि जल हमको वापस मिल गया, नमक हमको वापस मिल गया, तो ये क्रिया नहीं हुई। दिस इज नॉट कॉल्ड एज रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है, इसको हम मिक्सचर, इंग्लिश में मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और ये अक्रिया है। तो ये अक्रिया होती हैं। अक्रिया वो तो टोटली इसको सिंप्लीफाई करके बोलेंगे, जहाँ पर एक पदार्थ अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नया तीसरा पदार्थ देता है, उसको हम अक्रिया बोलते हैं। तो ये अक्रिया को समझने का तरीका है, जिसमें कि उस उत्पाद से हम वापस अभिकारकों को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम की क्रिया यदि ऑक्सीजन से कराई जाए, तब क्या होगा। हाँ, मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg। ऑक्सीजन एक गैस है, गैस को कभी परमाणु रूप में नहीं लिखते हैं, उसको अणु रूप में ही लिखेंगे, तो O2। ठीक है, इसकी क्रिया करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम, Mg प्लस का होता है, O माइनस का होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक चार्ट दे दूंगा मैं, या उससे आप याद कर लेना, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम के ऊपर 2+ होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- होता है, क्योंकि कल पिछले वीडियोज में हम पढ़ चुके, जब वैलेंसी बराबर होती है तो ये कैंसिल हो जाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया।
तो ये हमारी क्या है, दिस इज द साइन ऑफ रिएक्शन, ये साइन ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसका नाम हो गया सीधा सीधा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे बात आती है सर इसको हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन पढ़े नहीं, क्योंकि जब इसके ऊपर आवेश आ जाएगा ये 2 माइनस आवेश आता है तो ये ऑक्साइड हो जाएगा, एट वर्ड जुड़ जाता है। अब अकेला है तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो ऑक्साइड, जैसे Cl है क्लोरीन, बट Cl के ऊपर 2 माइनस आ गया तो क्लोराइड हो जाएगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये अक्रिया एक हमारी अक्रिया हुई। अब इस अक्रिया को करने के बाद, ये मैं पहले बता चुका फिर बता दे रहा हूँ, ये जो है वो हमारी क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारा उत्पाद कहलाता है, जिसे हम प्रोडक्ट। रिएक्शन करने का तरीका पीछे बता चुका मैं कि प्लस वाला माइनस से क्रिया करता है और इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है। अब इसकी एक चीज़ और है रिएक्शन बैलेंसिंग, ये भी पीछे बता चुका, फिर देख लीजिए। रिएक्शन बैलेंसिंग में क्या बताया, एक एक परमाणु लेते जाओ, बैलेंस करते जाओ। मैग्नीशियम कितना है 1, मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। मैंने बोला कभी यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हमेशा यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ जैसे मान लो थोड़ी देर को बच्चा कह रहा है कि सर ये मैग्नीशियम है 2, हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, अब ये मैग्नीशियम 1 है ऑक्सीजन 2, ठीक है, उसकी बात चलो चीज मान लेते हैं थोड़ी देर को, सही है। तो अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का फार्मूला क्या बनेगा, Mg2+ और ऑक्सीजन के ऊपर 2-। तो अब ये क्योंकि बैलेंसेज बराबर है, हमने सीखा कि बैलेंसेज बराबर होती है तो ये क्या हो जाती है, आपस में कैंसिल हो जाती है। जब ये कैंसिल हो जाती है 2 यहाँ आएगा कैसे, आने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये कैंसिल हो गई तो यहाँ 2 आने का क्या मतलब, अगर आप यहाँ 2 लिख रहे हो दैट मीन्स ये आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं लिखा जाएगा। तो नीचे नहीं लिखते, हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, पीछे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे पीछे इसके लिखते हैं। अब जब ऑक्सीजन 2 हो गया, अब 2 की मल्टीप्लाई जैसे उस दिन बताया था का है और खा है, इसके पीछे 2 लिखते हो तो का भी 2 हो गया, खा भी 2 हो गया। इसी तरीके से आपका ऑक्सीजन कितना हुआ 2, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम यहाँ कितना है 1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सारी चीज़ बराबर, ये हमारी होगी ये अक्रिया में, ये हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, इसको हम केमिकल रिएक्शन से बोलते हैं। ये इसको लिखने का तरीका होता है, ये केमिकल रिएक्शन। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अब अक्रियाएं होती हैं ऊष्मा देने और ग्रहण करने के आधार पर 2 प्रकार की। पहली होती है ऊष्मा क्षेपी अक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं बोलता हूँ हर बार आपसे कि ऊष्मा क्षेप मतलब जो नाम रखा जाता है, नाम हर वस्तु का नाम रखने की वजह होती है, आधे से ज़्यादा उसका परिभाषा डेफिनेशन या उसका जो गुण है उसके नाम में ऊष्मा क्षेपी। ऐसी अक्रियाएं जो ऊष्मा छोड़ती हैं, इसको सरल करके बोलोगे तो जो जिनसे हमको ऊष्मा की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे चूना, चूने को जल में मिलाइए, बुझा चूना प्राप्त होता है। अब इसको केमिस्ट्री के हिसाब से समझे तो चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर का H2O, बुझे चूने का CaOH का OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो ये इस अक्रिया में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। अब ये जनरली आपने दीपावली पे देखा होगा, जब अपने घर पे पुताई होती है और चूना जब बाल्टी में डाला जाता है तो जिस बाल्टी या जिस बर्तन में आप उसको भिगोते हो वो बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप उसको गर्म थोड़ी कर रहे हो आग से, लेकिन फिर भी वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि चूना जल से क्रिया करके आपको क्या कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है, जिससे वो बर्तन क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो ऐसी अक्रियाएँ हमारी क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अक्रियाएँ कहलाती हैं। दूसरी हमको पढ़नी है ऊष्मा शोषी अक्रिया। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस अगर आपको ये समझ में आई तो इसका आपको समझ में ऊष्मा शोषी, ऐसी अक्रियाएं जो ऊष्मा को क्या करती हैं, शोषित करती हैं, ग्रहण करती हैं। जैसे एक बर्तन में बर्फ रखा है, आइस, हिंदी में बोलते हैं बर्फ। तो ये बाहर के वातावरण से हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब हीट को सोखता है और फिर क्या खुद को किस में बदल देता है, जल में बदल देता है, पिघल जाता है, द्रव रूप में आ जाता है। इसने किया बाहरी वातावरण से जल को अवशोषित किया, तो ये कैसे हुई हमारी ऊष्मा शोषी अक्रिया। इसी तरीके से मान लीजिए प्लास्टिक, इसको अगर आप रखकर किसी चीज से गर्म कर रहे हैं तो ये पिघलना शुरू कर देती है। दैट मीन्स आप हीट को प्लास्टिक ग्रहण करके क्या हो रही है, वो मेल्ट हो रही है, मतलब गल रही है। इसी तरीके से आप हो सकता है लोहा, लोहे को आप जब आप गलाते हो बहुत बड़ी बड़ी भट्टी में, तो आप उसको बहुत सारी ऊष्मा देते हो भट्टी में, अग्नि द्वारा उसको गर्म करते हो लोहे को। तो यहाँ सब इन तीनों क्रियाओं आपको ऊष्मा, ये जो पदार्थ है वो ऊष्मा को ग्रहण करके क्या कर रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। तो ऐसी अक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अक्रियाएं। वे अक्रियाएं जिनको कराने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा क्षेपी अक्रियाएं जिनमें हमको ऊष्मा की प्राप्ति होती है वो हमारी ऊष्मा क्षेपी अक्रियाएं कहलाती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, अगले का हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।